नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गृह मंत्रालय में अहम मुलाकात हुई है और यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली है, जिसमें गृह मंत्रालय और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम आला अधिकारी भी शामिल रहे। दरअसल सीएम योगी और अमित शाह की यह मुलाकात केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कानून के बेहतर तरीके से अमल को लेकर हुई है और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से गृह मंत्री को कुंभ आयोजन के बारे में जानकारी भी दी गई। और यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है और निर्वाचन आयोग ने बकायदा आज जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश में लगी है कि मिल्कीपुर सीट जीतकर 2027 विधानसभा चुनाव में विपक्ष के हौसलों को कमजोर कर सके। और इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता तौकर किदवई ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट यानी कि मिल्कीपुर के चुनाव के ऐलान की भी घोषणा कुछ देर बाद हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं मिल्कीपुर की? चुनाव का ऐलान बस कुछ समय में। उत्तर प्रदेश की सरकार पीडीए के लोगों से भयभीत है। पीडीए एक वैचारिक आंदोलन है और पीडीए के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इससे भयभीत होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर का चुनाव 9 विधानसभाओं के साथ नहीं करा। उन्हें डर रहा कि मिल्कीपुर चुनाव हम हार जाएंगे और वास्तव में 2024 का ये 13 तारीख को चुनाव हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हार जाते और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीतते। 13 तारीख के बजाय जो इन्होंने 20 तारीख को चुनाव करवा दिया, तो ये चुनाव जो है पुलिस के बल पर हुआ है। सरकार चुनाव लड़ी है, प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं लड़े हैं। जमानत जब्त हो जाती, ये 13 तारीख को चुनाव हो गया होता। और मिल्कीपुर के लिए भी कह रहा हूं, मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी की और रहेगी। लेकिन कुंदरकी को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि कुंदरकी में जिस तरह से वहां पर जो वोट की लूट हुई है, अखिलेश यादव कहते हैं, और उसकी वजह से ही संभल की घटना हुई, तो फिर मिल्कीपुर क्या? पूरी तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की कोख में सेंगोल का बीज विकसित कर रहे हैं। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। तो हम लोग लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए उस मुहिम में शामिल हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, कहा जा रहा है कि जो भावी विधायक लिखा रहे हैं, जो अभी से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उन लोग अभी से लिखना बंद कर दें, जब समय आएगा तब। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या नसीहत? निश्चित रूप से ऐसा जो करेगा वो समाजवादी पार्टी के हित का काम नहीं कर रहा है, यदि इस प्रकार से कोई काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रत्याशी वही होगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी घोषणा कर देंगे। आखिरी सवाल है आपसे बस कुंभ को लेकर के। कुंभ में जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इधर HMPV जो वायरस है इसकी भी दस्तक हो चुकी है, क्या हिदायत है सरकार के लिए? कुछ कहेंगे या लेटर लिखेंगे कि इसमें प्रिकॉशंस लिए जाए? पूरी तरह से इसका प्रकाशन है। ये कुंभ मेला आज का नहीं है। यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान हेंगसांग सभी लोग आए और यहाँ के माघ मेले का दर्शन किया और साथ ही साथ हर्षवर्धन जैसे राजा आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा गरीबों दीन दुखियों के कल्याण के लिए दान देने की भी प्रथा थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करता हूँ कि आपके कितने नेता माघ मेले में जाकर के गरीबों का कल्याण करने के लिए उन्हें दान देने का काम करते हैं? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा जब हुआ करती थी, एग्जाम फीस 90 रुपए और 100 रुपए, हाई स्कूल की 90 रुपए, इंटरमीडिएट की 100 रुपए हुआ करती थी समाजवादी पार्टी सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, वही फीस 500 रुपए और 600 रुपए हो गई। विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ी है। इसलिए इन सब चीजों को, जो गरीब आदमी है उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, तमाम अन्य क्षेत्रों में काम करें। ये जो तमाम इनके सर्वे वगैरह हो रहे हैं, वही संभल में अगर कोई विश्वविद्यालय बनवा दिए होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम विश्वविद्यालय से लोग निकल करके शिक्षित होते और देश की प्रगति होती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्यामलाल पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि कुंदरकी
और मिल्कीपुर, ये दोनों चुनाव जिस तरह से संभावित थे उनकी डेट बदली गई। फिलहाल अब मिल्कीपुर का चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से वहां पर कमर कस चुकी है और अयोध्या में जिस तरह से लोकसभा के सीट पर जीत दर्ज की गई, वैसे ही मिल्कीपुर भी अब समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो घर में खुशी का माहौल होता है। परिवार वाले बहुत धूमधाम के साथ नामकरण करते हैं, तमाम तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। ये तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन फतेहपुर में एक पालतू जो बिच थी उसको, बच्चे को छठी उसकी बहुत धूमधाम से मनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें लाखों रुपए खर्च कर पूरे गांव को भोजन भी करवाया गया, इसके साथ ही नाच गाना भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं लाखों का खर्च करके ये छठी मनाई गई है। दरअसल एक घर में जो फीमेल डॉग थी उसका बच्चा हुआ है और उसकी छठी बहुत धूमधाम के साथ मनाई गई। सभी लोगों को खाना भी यहाँ पर खिलाया गया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। युवक के अपहरण का ये पूरा मामला है। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिरौती के लिए यह हत्या हुई है। रायबरेली से अपहरण किया गया था और युवक का अपहरण लखनऊ में यह किया गया और उसके बाद रायबरेली से अपहरण हुआ, लखनऊ में उसकी हत्या कर दी गई। 4 दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 50,000 रुपए फिरौती लेने के बाद भी युवक की हत्या कर दी गई है और लखनऊ में मृतक का यह शव मिला है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेठी के गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं जिले के बीजेपी नेताओं ने इस तरह के सार्वजनिक स्थल पर नमाज अता करने पर कड़ी आपत्ति जताई है और मामले में कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मामले में कार्रवाई के लिए जीआरपी को निर्देशित कर दिया गया है। जायस रेलवे स्टेशन पर अभी एक खबर आई है और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग नमाज अदा करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सौहार्द आपस में बनाने का काम कर रही है, ये मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। ये लोग केवल सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पे मैं मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जायस स्टेशन पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर पे पढ़ना चाहिए कहीं भी, लेकिन आप कहीं स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, कहीं आप बस में पढ़ रहे हैं, कहीं आप ट्रेन पे पढ़ रहे हैं। जब भी देखो खुले में नमाज पढ़ी जाती है, कहीं मॉल में पढ़ी जाती है। तो सही रूप से अगर कहा जाए तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है इन लोगों द्वारा। सही है, आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। आप मस्जिद बनाई गई उसके लिए, आप घर में पढ़िए ना। लेकिन आप जब देखिए खुले में पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें उल्टा सीधा बोला जाता है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। हम लोग तो खुले में कोई काम नहीं करते हैं। तो हम तो चाहते हैं ना कि जायस पुलिस स्टेशन पुलिस से, जायस पुलिस से, अमेठी पुलिस से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कृत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आगे चल के ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। हम अमेठी पुलिस से ये अपील करते हैं कि इनके ऊपर कृत कार्रवाई होनी चाहिए जो जायस स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में तो जानकारी हमको अभी हाल ही में पता चला है। बाकी अब हम लोग को ड्यूटी से जैसे ये रहता है कि बाहर हम लोग जा भी नहीं पाते पैनल होने छोड़ के, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले रहते हैं तो कुछ लोग आते हैं तो जैसे इधर उधर राइट साइड में होके पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मेन गेट पे पढ़ा गया। अब इसके बारे में तो हमको जानकारी अभी आप लोग थोड़ी देर पहले ही पता चला।
और मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और साथ ही कमिश्नरी चौराहे से लेकर डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च में निकाला गया। दरअसल गन्ना मूल्य बकाया और बिजली और शुगर मिल के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है और इसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं और इसी वजह से सैकड़ों किसान महापंचायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। घोषित करवाने के लिए लेकर कलेक्ट्रेट घेराव है और 43 दिन से जो हमारे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके समर्थन में हम सरकार से मांग करना है कि एमएसपी गारंटी कानून जल्द से जल्द बनाया जा और उनकी भूख हड़ताल जो है स्थगित कराई जा। और हमारी स्थानीय समस्या जैसा हिंडन नदी की सफाई नहीं हो रही, उससे कैंसर और बांझपन जैसी बीमारी फैल रही, बिजली वाले 5-5 हजार रुपए के ऊपर कनेक्शन काट रहे, सिंचाई विभाग टेल तक पानी नहीं दे पा रहा, रात को बिजली दे सिंचाई के लिए। इन सब समस्याओं को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन है आज विशाल। पूरे देश भर में एसकेएम की कॉल है, किसान संयुक्त मोर्चा की, कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय पर आज प्रोग्राम है। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार किसानों की? देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया, पूंजीवाद देश में हावी है, वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। और अगर जमीन जिस दिन उनके कब्जे में चली गई तो रोटी का क्या भाव होगा? रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, जो जरूरत की चीज थी वो बाजार की वस्तु बनेगी। और गाजीपुर पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा पास कराने वाले 4 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से वाईफाई राउटर सहित भारी मात्रा में सिम डिवाइस के साथ ही माइक्रो ब्लूटूथ और साथ ही वॉकी टॉकी समेत स्कैनर भी बरामद हुआ है। दरअसल सॉल्वर गैंग के ये सदस्य माइक्रो ब्लूटूथ और परीक्षार्थियों को पेपर हल करवाते थे, साथ ही प्रतियोगी एग्जाम से फर्जी ढंग से पास कराने के लिए जमानत के तौर पर उनके पास से आधार कार्ड, 10 लाख के एवज में ब्लैंक चेक भी लेते थे और पास होने वाले परीक्षार्थियों से 10 लाख रुपए लेकर उनके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते थे। लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी। जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहां पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली एनटीए के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहां से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास, इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं, तो उन सभी मामलों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः सर्वजीत, श्रवण यादव, पंकज राय और श्रवण कुमार हैं। इन चारों के पास से एक कमरे में इनके पास से काफी भारी संख्या में डिवाइसेस मिली हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि छोटी डिवाइसेस जिसमें सिम डाल के एज ए फोन आप यूज करते हो, वॉकी टॉकीज मिले हैं, इसके माध्यम से कैंडिडेट उसको ले जाते और उसको अंदर से वार्तालाप करके इनको आंसर्स बाहर से बताए जाते। हैंड मेटल डिटेक्टर मिला है, ताकि कोई भी कैंडिडेट को जब ये तैयार करके भेजते थे अंदर, उसको पहले चेक करते थे कि कहीं कोई साउंड तो नहीं आता है, जिससे कि ये कैंडिडेट वहां पर पकड़े जाएं। और भी काफी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनके पास से मिले, जिनका कि ये उपयोग इस पूरी परीक्षा में अभियुक्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर बताने के लिए बाहर से करते थे। अभी इस गैंग पे हमारा और भी काम जारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं इनसे बातचीत में, उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द जो पूरा गैंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे।
और उत्तर प्रदेश के एक निजी हॉस्पिटल में किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा कानपुर जिले से आई एक खबर से लगाया जा सकता है। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में गलत खून चढ़ाने से बुजुर्ग महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, अस्पताल का आधा स्टाफ मौके से फरार हो गया है। पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि सुबह से शाम तक कोई भी डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आता और खून चढ़ाने के लिए अप्रशिक्षित स्टाफ ने सिरिंज का सहारा लिया है, जबकि खून नोजल के जरिए चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब बात होगी महाकुंभ की खबरों की। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर इस वक्त भव्य तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में योगी सरकार पूरी तरह से तैयारियों पर फोकस किए हुए हैं और इसी के अलावा साफ सफाई को लेकर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। आतंकी संगठनों से कुंभ को लेकर धमकी मामले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में विशेष हवन का आयोजन भी किया गया है। हमारे संवाददाता ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में विशेष पूजा व हवन किया गया, जिसमें बगलामुखी माता की पूजा की गई और सनातन विरोधियों के नाश के लिए कामना भी किया गया। आज आप लोग ने हवन किया है, महाकुंभ 2025 भव्य दिव्य हो और तीर्थों के राजा प्रयागराज है, तो किस तरह से आज आप लोग ने हवन किया, कामना की है, पूजा अर्चना की? जी जय श्री महाकाल। आज पूरा हमारा किन्नर समाज के लोग मिलके, जितने भी मेरे शिष्य थे, हम सब कोई मिलके हम लोग ने हवन किया। ये करने का मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग चाहते हैं कि ये 2025 का जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रही है, ये संपन्न हो और अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हो, क्योंकि ऐसे में हमारे बहुत सारे सनातन विरोधी लोग धमकी भी दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अग्नि माता से हम लोग यही कामना किए कि माता आप हमारे कुंभ को स्वच्छ बनाइए, दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए और डिजिटल बनाइए। जो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कुंभ को दिव्य बनाने के लिए संकल्प लिए हैं, तो उसमें हम सब कोई किन्नर समाज के लोग मिलके यही चाहते हैं कि हम लोग इसीलिए आज पूजा इसमें हमारे आश्रम पे रखा गया कि इस कुंभ वाकई में पूरा देश विदेश में विश्व पटल में प्रयागराज का नाम रोशन हो, इसके साथ साथ हमारा राष्ट्र का भी नाम रोशन हो। जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या संजनानंद गिरी। आज हमारे गुरु के तत्वाधान में हमने हवन किया। इसके लिए हम लोग ने हवन किया। महाकुंभ में बहुत सारी धमकियां मिल रही है, आतंकवादी गतिविधियों से धमकियां मिल रही है, तो हमारी बगलामुखी माता जो है, जो दुश्मनों के नाश करती हैं, तो हमने पहले सरसों से बगलामुखी माता का हवन किया कि हमारा जो महाकुंभ है जो अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से और सुंदर तरीके से मनाया जाए। तो देखिए, आज यहाँ पर विशेष हवन हुआ है, पूजा अर्चना हुई है और साथ ही ये कामना की गई है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगे और जो सनातन धर्म विरोधी है उनका नाश माता करे और साथ ही सुरक्षित भव्य दिव्य कुंभ हो और साथ ही स्वच्छ भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के साथ कुंभ जनपद से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ को लेकर इस वक्त भव्य तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। सेक्टर 19 में ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर भी लगने जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, ये एक बार देख लेते हैं। वहीं मोहन भागवत के बयान पर मुक्तानंद सरस्वती ने कहा कि वे संस्था चलाते हैं और वे कौन होते हैं धर्म के मामले में फैसला लेने वाले कि किस पर सर्वे होना चाहिए और किस पर नहीं, और जो चीज हमारी है तो हम उसे क्यों ना लें। साथ ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने पर चर्चा भी की गई। खास बात यह है कि इस शिविर में
पीएम मोदी के सपने को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यह पूरा शिविर बांस वाली मून से बनाया जा रहा है, जिससे लोकल कामगारों को काम मिल रहा है। लकड़ी के पंडाल में 300 से ज्यादा कुंड बनाए जाएंगे, जहां पर हवन होगा और पूजा अर्चना भी होगी। मोहन भागवत का भी एक बयान आया है कि हर मस्जिद और मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और संभल का भी मामला आपने देखा, तो किस तरह से देखें, क्या कहिएगा? देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसके लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अनेक प्रयास कर रहे हैं, कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज सहित अन्य महापुरुषों ने सदा से इसके लिए प्रयास किया है। विगत समय से आज वर्तमान में आचार्यगण प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताइए, साथ ही प्रधानमंत्री जी का जिस तरह सपना था, और अपने यहाँ देखा जा रहा है जो शिविर बन रहा है पूरा बांस बल्ली और मून से बन रहा है, इसको किस तरह से आप लोग स्वदेशी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे लोकल जो कामगार होंगे और अन्य लोगों को बढ़ावा मिलेगा, जो आज नहीं देखा जा रहा, क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय संस्कृति में तो हम लोग जो मूल चीज है उसी को बढ़ावा देते हैं निरंतर, उसी को ही बढ़ावा देते हैं। चाहे हमारा रहना हो, हमारा भोजन हो, हमारे रहने का तरीका हो, हमारे जीवन यापन का तरीका हो, सब कुछ हमारा लोकल और वोकल ही है। तो कुंड बनाने की पद्धति है, यज्ञ मंडप बनाने की पद्धति है, उसी पद्धति का अनुसरण करके यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो मोहन भागवत का जो बयान आया कि हर मंदिर मस्जिद पर बयान नहीं होना चाहिए राजनीति, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मंदिर जहाँ पर दिख रही तो क्या करेंगे सन? धर्म के विषय में निर्णय देने का अधिकार माननीय मोहन भागवत जी को नहीं है। वो एक सामाजिक संस्था के मुखिया हैं, मूल हैं, तो उनको अपने सीमा को समझना चाहिए। धर्म के विषय में निर्णय देने का अधिकार हमारे आचार्यों को है। हमारे आचार्यगण जो निर्णय देंगे उसको समाज मानेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा ये धार्मिक स्थान है, तो हम कैसे रुक जाएंगे आपके कहने से? आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? आप कुछ नहीं है। आप अपने संस्था में निर्णय करिए। सनातन धर्मियों के घर में निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है। आपकी संस्था के लोग तो ये कहते हैं कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक गौमांस खाते थे। तो जब आप धर्म के मामले में, इसका मतलब आप एकदम पूरी तरह से अलग अपने आप को धर्म से समझते हैं। धार्मिक यदि अपने आप को समझते तो क्या आपके संस्था के प्रतिनिधि ऐसा कह पाते? तो जब धर्म के मामले में आपका ये रुख है, तो आप ये निर्णय देने वाले कौन होते हैं कि मंदिर में उसको ना खोजे? क्यों ना खोजें? यदि हमारा मंदिर है कहीं तो हम जरूर खोजेंगे। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।